जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो आज है 18 जून 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं, लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा। और जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं। प्रॉपर करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, यानी कि हर सोर्स से आपको सिर्फ ये वीडियो जो है वो पढ़ना है और हर सोर्स की न्यूज जो है वो आपकी कवर हो जाएगी। और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो सबसे बेस्ट चैनल है ये आप लोगों के लिए। यूबीपीसीएस, यूपीएससी, यानी कि किसी भी स्टेट पीएससी की भी तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर्स हैं। प्रीलिम्स मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मैं आपकी यहाँ पर डेवलप करूंगा। और ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर तैयारी जो है वो करवाई जाती है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की, राइट। इवन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो है वो पूछ सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं, जिसको आप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। ये ओनली करंट अफेयर्स नाम का एक चैनल और एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम का चैनल हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये कुछ टॉपिक्स हैं आज की जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ज्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है। देखो, लास्ट वाला टॉपिक तो फिर से रिपीट हो गया है, राइट, बट फिर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा जो है वो इस टॉपिक के बारे में करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन से। तो जेंडर गैप की रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। किसके द्वारा जो है ये दी गई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी आप ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो ध्यान में रखिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिपोर्ट है। हिंदी वाला नाम जो है वो आपसे ना पूछकर ये वाला नाम पूछा जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? मेरे साथ रिपीट करो, बोलो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है। देखो, नाम से क्या समझ में आ रहा है? जेंडर गैप रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हमें क्या पता लगेगा कि मेल और फीमेल, मैन और वुमेन, पुरुष और महिला, इसके बीच में कितना अंतर है, कितना गैप है अलग अलग एरियाज में। जैसे कि पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में ज्यादा मेल है, फीमेल कम है। हाई पोजीशन जॉब्स की बात करें तो ज्यादा मेल है, फीमेल कम है। एजुकेशन सेक्टर की बात करें, स्पेशली स्टेम फील्ड की, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें मेल ज्यादा है, फीमेल कम है। स्किल्स की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट में भी मेल्स का एनरोलमेंट ज्यादा है, फीमेल का कम है। तो ये क्या है? ये गैप है। तो इस गैप को जो है वो कम करना है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। और ये रिपोर्ट हमें बताती है कि मेल और फीमेल के बीच में कितना गैप है। बात समझ में आ रही है? तो इस पर्टिकुलर 2024 की रिपोर्ट के अंदर 146 कंट्री की एनालिसिस जो है वो की गई। और इसके बाद हमें काफी सारी चीजें पता लग रही है। इंडिया के लिए एक बैड न्यूज है, क्योंकि हमारी 2 पोजीशन हम डाउन हो गए। यानी कि अगर हम बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल जो है हमारी रैंकिंग थी 127, और इस साल हमारी रैंकिंग हो गई है 129, 129। तो अभी मैं आपको चीजें बताऊंगा, तो आप नोट्स जो है वो अपने बना लीजिएगा बाद में। तो देखिए, अब ये पूरी रिपोर्ट के अंदर किन किन चीजों पर ध्यान दिया जाता है? हेल्थ के ऊपर, राइट, कि हेल्थ का एक्सेस कितना महिलाओं को मिल रहा है, कितना पुरुषों को मिल रहा है। एजुकेशन का एक्सेस कितना महिलाओं को मिल रहा है, कितना पुरुषों को मिल रहा है। वैसे ही इकोनॉमी, पॉलिटिकल, जेंडर पैरिटी, राइट, यानी कि एक आर्थिक मामले में महिला कितनी आगे है, या मेल और फीमेल के बीच में कितना गैप है, बराबर में है कि नहीं है। गैप मतलब ये ऐसे वाला गैप कि बराबर में है कि नहीं है। तो इसी गैप को जो है फुलफिल करने की जो तैयारी जो है वो की जा रही है, प्लान पॉलिसीज जो है वो बनवाई जा रही है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको 2030 तक अचीव करना है। उस गोल में एक गोल ये भी है कि जेंडर गैप को जो है वो रिड्यूस करना है, कम करना है, राइट, राइट। अच्छा, जब स्कोर इसका बनाया जाता है तो इसमें दो ही फिगर्स होते हैं, एक 0 होता है, एक 1 होता है। 1 मतलब कि समानता, पैरिटी। 0 मतलब कि असमानता, मतलब कि इम्पैरिटी। तो दो ही स्कोर जो है वो देखे जाते हैं। कंट्रीज को इन दोनों स्कोर के बीच में ही जो है वो रखा जाता है, अलग अलग पैरामीटर्स। और ये पूरे पैरामीटर्स ध्यान में रखना कि किन पैरामीटर्स के आधार पर जो है ये इंडेक्स जो है वो तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, 2024 की रिपोर्ट में बताया गया 68.5% जेंडर गैप का स्कोर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और जेंडर गैप को पूरा करने के लिए पूरे दुनिया भर को 134 साल लग जाएंगे, ऐसा एक आकलन किया गया कि अगर जिस रेट से अभी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उस रेट से करते रहेंगे तो वैश्विक स्तर पर जेंडर पैरिटी, यानी कि लैंगिक समानता को अचीव करने के लिए 134 साल लग सकते हैं, ये रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। और सबसे ज्यादा गैप महिलाओं का हम लोग को पॉलिटिकल फील्ड में देखने को मिल रहा है, राजनीति में देखने को मिल रहा है, और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में, यानी कि आर्थिक भागीदारी में सबसे ज्यादा हम लोग को जो है वो गैप देखने को मिल रहा है।
यूरोप सबसे आगे निकल गई है, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका कंट्री सबसे पीछे हम लोग को देखने को मिल रही है। साउथ एशिया की रैंक जो है वो 7वें नंबर पर हम लोग को नजर आ रही है। और महिलाओं, वुमेन वर्कफोर्स की अगर हम बात करें, जैसे कि जो महिला काम पर जाती हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन भी हम लोग को जो है वो काफी कम जो है वो नजर आ रहा है। इवन अगर हम बात करें कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन करियर लेवल पर, यानी टॉप मोस्ट हाई रैंकिंग लेवल पर जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। फिर इसके अलावा पोस्ट पेंडेमिक के बाद, यानी कि जब ये महामारी आई थी उसके बाद हम लोग को देखने को मिला कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जो है वो नजर आ रहा है वुमेन के वर्कफोर्स में, बट उतना नहीं है जितना होना चाहिए। स्टेम फील्ड की बात करें, स्टेम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल अच्छे से जो है वो ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब होता है एस मतलब साइंस, टी मतलब टेक्नोलॉजी, ई मतलब इंजीनियरिंग, एम मतलब मैथमेटिक्स। ये 4 एरियाज में जो है वो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफी कम है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो काफी कम है। स्किल्स के मामले में भी महिलाओं का जो है वो काफी कम प्रतिनिधित्व है, और स्किल कम होने के कारण महिलाओं को रोजगार मिलने में भी बड़ी दिक्कतें हैं। और देखो, इंडिया की रैंक 2024 में 129 है, 2023 में 127 थी, 2 रैंक हम लोग जो है वो डाउन हो गए हैं, राइट। अब हालांकि साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में इंडिया की रैंक 5वीं है, बट हम पाकिस्तान से आगे हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान से आगे, मतलब क्या कंपटीशन कर रहे हैं, मुझे समझ में, लिखना भी क्यों चाहिए था, राइट। लिखना ही नहीं चाहिए था, फालतू में लिखा हुआ है कि भाई आप पाकिस्तान से आगे हो। भाई पाकिस्तान से हमारा कंपटीशन नहीं है, हम compete करते हैं वर्ल्ड लेवल पर, राइट। बट फिर भी एक अलग से ही खुशी होती है कि पाकिस्तान को हराने में, ये है थोड़ा सा इंडियंस के अंदर, राइट। अभी मेरे साथ भी एक फ्रॉड जो है वो हुआ है, पाकिस्तानी एक बहुत परेशान जो है वो किया मुझे, +92 नंबर से मेरे पास कंटिन्यूअस कॉल्स आ रहे थे, मेरी पूरी फोन बुक की हिस्ट्री जो है, रिकॉर्ड जो है वो उनके पास था, राइट। तो फिर मैंने एक ट्रिक आजमाई, मैंने इस प्रकार के फ्रॉड से डील करने के लिए, मतलब वो जो धमकियां दे रहा था, पैसे वैसे मांग रहा था, बोल रहा था कि हमने आपको लोन दे दिया है, और हालांकि उससे दिया भी था, यानी कि मेरे अकाउंट को उनकी तरफ से कुछ पैसे भी आए थे। मेरे पास पहले एक एक केस हुआ था, एक दिन पहले, यानी कि परसों हुआ था। तो उस समय तो मैंने उनके जितने पैसे आए थे वो वापस कर दिए थे, बट फिर वो मुझसे डिमांड कर रहे थे इंटरेस्ट। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा भाई जितने तुमने पैसे भेजे वो ले लो वापस। फिर दूसरी बार वाले वाला जब पैसा आया मेरे पास, तब मैंने सोच लिया था कि मैंने इनसे सालों को मैं पैसे वापस नहीं करने वाला। मैंने कहा ये पैसे मेरे अकाउंट में डाल रहे हैं, फिर मुझसे ज्यादा पैसे जो है वो मांग रहे हैं, यानी कि फिरौती वगैरह टाइप की है ये, कि भैया देखो नहीं तो फिर तुम्हारा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। मतलब अपने आप को बैंक वाला बोल के ये सब चीजें करते हैं वो, आजकल नया नया किस्म का ये फ्रॉड है। और इसमें फिर वो डराया जाता है, उनके पास मेरी फोटो है, मेरी जो फोन फोन बुक जो होती है ना, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट जो होती है वो उनके पास है। बोल रहे थे कि मैं हम तुम्हें बदनाम कर देंगे। अब मैंने कहा कर दो बदनाम, जो मुझे जानते वो जानते हैं, जो नहीं जानते उनसे मुझे लेना देना भी नहीं, राइट। मेरी फोन बुक में तो वही है जो मुझे जानते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो अगर मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे, सामने वाला अलग, उसी को 4 जूते मारेगा। एनीवेज, बट हालांकि मैंने एक ट्रिक आजमा ली थी, मैं उससे पाकिस्तानी से अंग्रेजी में बात कर रहा था, मतलब वैसे टाइप इंग्लिश में। तो वहां से बस यही आ रहा था, अरे भाई गिव मी मनी ना भाई। तो ये चीजें भी है, और लैंग्वेज पर आपकी कमांड होना गाइस बहुत ज्यादा जरूरी है। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, यानी कि ये दोनों लैंग्वेजेस जो है उस पर आपको अच्छा कमांड होना चाहिए। इसीलिए तो आपके पेपर में मतलब आपके एग्जामिनेशन में 2 पेपर कंपलसरी हैं, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी, बट लोग मानते नहीं है, अपने आप को लैंग्वेज में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कभी भी अपने आप को लैंग्वेज में रिस्ट्रिक्ट मत करो। सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो इसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिया है मतलब वुमेन का। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इंडिया की रैंक पूरे दुनिया भर में 65 नंबर पर हमें देखने को मिल रही है, बट वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफी कम है, राइट, पॉलिटिक्स के अंदर। फिर इंडिया की प्रोग्रेस के बारे में बात करें तो हल्का फुल्का डिक्लाइन एजुकेशन में और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में थोड़ा सा बढ़ा है कोविड के बाद इंडिया के अंदर। तो ये सब आकर मतलब ऐसा नहीं है, आपको बस एक जनरल सा आइडिया होना चाहिए कि हाँ क्या क्या चीज है इंडिया के अंदर, तो मतलब जेंडर गैप में क्या क्या चीज है। तो आप तो बस एजुकेशन ध्यान में रखो, एजुकेशन में स्टेम ध्यान में रखना है, STEM। इस फील्ड के अंदर महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम है। दूसरा आप जो है वो ध्यान में रखना है स्किल गैप, और स्किल गैप अगर है तो उसके कारण महिला जो है वो किस पे प्रॉब्लम फेस करेंगी, जॉब्स में, तो महिला को जॉब्स मिलने में प्रॉब्लम होगी। तीसरा हेल्थ केयर का एक्सेस भी जो है वो लो है, बट कंपैरेटिवली ठीक ठाक है, यानी कि प्रोग्रेस कर रहा है। और चौथा रैंक ध्यान में रखना। और पांचवा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, वीडियो पॉज करो, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ, देखता हूं कि कितने लोग एक्टिव थे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। और जब मैं पढ़ाऊं तो सिर्फ मेरी बातों पर फोकस करना है, स्क्रीन को देखना है बस, उसके अलावा ना कुछ लिखने की जरूरत ना कुछ करने की। एंड में मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीजों के पॉइंट्स बनाने, बस वो पॉइंट्स बना लो, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और ये बना लेना कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो किन किन पैरामीटर्स, मैंने भी आपको बताया था ना, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब, पॉलिटिक्स,
तो ये सब पैरामीटर्स के नाम लिख देना कि भाई इन पैरामीटर्स के इन मानदंड के आधार पर ये पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार होती है। एक पॉइंट और लिख लेना 0 to 1 वाला, कि 0 मतलब जो है वो इम्बैलेंस, यानी कि इम्पैरिटी, इसका मतलब असमानता। 1 का मतलब पैरिटी, मतलब समानता। ठीक है, बस इतने नोट्स बनने हैं आपके इस पूरे टॉपिक के अंदर, और कुछ नहीं। अब हमारी कंट्री के अंदर जेंडर गैप को जो है वो पूरा करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करने की आवश्यकता है, तो भैया अच्छी पॉलिसी लेकर आओ, सुधार लेकर आओ पॉलिसी के अंदर, एजुकेशन दो स्पेशली स्टेम की फील्ड में। अब वीडियो पॉज करो अभी के अभी, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखो स्टेम का फुल फॉर्म क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया था, राइट। फिर इसके अलावा आगे की बात करें, एक मिनट रुकना, यहां पर हिंदी में क्या लिखा हुआ इन लोगों ने, एजुकेशन कुशल महिला पेशेवरों की एक पाइपलाइन बनाने के लिए लड़कियों की शिक्षा में निवेश करना, विशेष रूप से, हाँ, STEM। अच्छा हुआ स्टेम लिखा हुआ है, नहीं तो कई बार ट्रांसलेशन में तना आ जाता है, राइट। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब जो ट्रांसलेशन हम जो करवाते हैं, ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब न्यूज़पेपर इंग्लिश में आते हैं, तो उनके आर्टिकल्स का जो है वो ट्रांसलेशन होता है, तो कभी कभी शायद हो सकता है कि ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो, बट हमारी टीम काफी एक्टिव है, ये बहुत ही कम बार जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और जहां जहां पर मुझे लगेगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, वहां पर मैं आपको जो है वो अलर्ट कर दूंगा, तो आपको उसकी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप मुझसे लेक्चर जो है वो सुन रहे हो, और सबसे बेस्ट जगह पर आप लेक्चर जो है वो सुन रहे हो। फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत है भाई, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जो है वो लेकर आओ, शामिल करो राजनीति के अंदर, महिलाओं को अच्छी स्वास्थ्य देखभाल सुविधा जो है वो प्रोवाइड की जाए, राइट। कल्चरल शिफ्ट, सांस्कृतिक बदलाव, ये सांस्कृतिक बदलाव सोसाइटी से रिलेटेड है। भाई देखो आज हमारी सोसाइटी थोड़ी सी स्टीरियोटाइप हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, रूढ़िवादी हम लोग को देखने को मिलती है, ऑर्थोडॉक्स है थोड़ी सी, राइट, पुरानी सोच काइंड ऑफ, कि नहीं महिला को जो है वो घर से बाहर जॉब करने नहीं देना है, हमारे घर की बहुएं जो है वो जॉब नहीं करती है, तो इस सोच को जो है बदलना है, क्योंकि देखो यार महिला भी जॉब करेगी, पुरुष भी जॉब करेंगे, तो घर में एक अच्छा पैसा आएगा, और आज की डेट में पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी लोग बोलते हैं ना कि पैसे वैसे किसी काम के नहीं होते, भाई पैसे वैसे से कोई लेने देना नहीं, बेटा तुमने कमाया नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहे हो, ना तुम्हारी औकात है फिर कमाने की, तो कमाई करो, कमाई करो, अपने आप को जितनी लग्जरी देना चाहो उतनी दो, अपनी फैमिली को दो। कभी उन लोगों की बात मत सुनना कि जो लोग बोलते हैं कि यार कि पैसे में क्या रखा है यार, पैसा कुछ भी नहीं है भाई, पैसे से क्या होता है, पैसे से सब कुछ होता है बॉस, और पावर से सब कुछ होता है। दो चीज है आज की डेट में, पैसा और पावर। पावर की तो आप तैयारी कर रहे हो, पैसा आपके पास खुद चल के आएगा, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सैलरी इतनी होगी यार, वो तो पूरी बचेगी, बाकी पूरी चीजें तो आपको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रोवाइड कराएगी। यस, चलो टेंशन मतलब वो सब मन लगा के तैयारी करो, एग्जाम आपको निकालना है, बस इस सोच के साथ तैयारी करनी है। नेक्स्ट, ब्रिक्स का फुल फॉर्म बता दो भैया, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। ब्रिक्स एक ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है, बी यानी कि ब्राजील, आर यानी कि रशिया, आई यानी कि इंडिया, सी यानी कि चाइना, एस यानी कि साउथ अफ्रीका। पिछले साल हमने ब्रिक्स को जो है वो एक्सपेंड किया था, ब्रिक्स के अंदर और मेंबर्स जोड़े थे, बट इसका नाम चेंज नहीं किया, क्योंकि इसका नाम हमने बस ये फिक्स कर दिया था। तो कौन से 5 मेंबर थे जिसके अंदर हमने ब्रिक्स को शामिल किया, ब्रिक्स के अंदर 5 मेंबर को शामिल किया था, तो ये मेंबर के नाम याद रखना, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये 5 कंट्रीज के नाम ध्यान में रखना। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, ये बहुत स्ट्रेटेजिक मूव था, जिससे कि जो ब्रिक कंट्री है उनका बेसिकली रिलेशन जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के साथ हो जाए, जिससे कि कल को अगर ब्रिक नेशन को, यानी कि जो उसके पुराने मेंबर्स हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनको अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो आती है पेट्रोलियम से रिलेटेड, राइट, क्रूड ऑयल से रिलेटेड, कच्चे तेल से रिलेटेड, तो इनके पास इसका इस ब्रिक्स संबंध के थ्रू जो है वो एक्सेस हो सके, राइट। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज है, बट ये फैक्ट बस आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा। अभी जो है वो इसकी मीटिंग हम लोग को जो है वो रिसेंटली देखने को मिली थी, और पहली मीटिंग जो हुई थी इसकी रशिया के अंदर हुई थी जून 10 को, और यहाँ पर लोकल करेंसी की बात की गई कि भाई ट्रेड जो होना चाहिए, व्यापार जो होना चाहिए, लोकल करेंसी में करो, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि जो डॉलर हम लोग को देखने को मिलता है वो फ्लक्चुएट करता है, राइट। तो ये पूरी चीज है वो आप जानते हो, डॉलर जो है वो बार बार फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे जो है वो रहता है, स्टेबल नहीं है, तो इसलिए इन्होंने बोला कि भाई लोकल करेंसी में करो, डॉलर को जो है वो अब हटाओ, क्योंकि एंटी यूएस है ये पूरे, राइट, स्पेशली रशिया और चाइना, ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं इस ग्रुप के अंदर जो एंटी यूएस है। आगे की जो है वो चर्चा करें, इनने बोला कि भाई पूरे दुनिया भर का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, यानी कि बैंकिंग सिस्टम, उस पर सुधार लेकर आओ, राइट। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर जो है वो कुछ नए नए इनोवेशन जो है वो लेकर आओ, राइट, नई नई चीजें जो है वो लेकर आओ न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर। नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को जो है वो प्रमोट करो, सप्लाई चेन पर फोकस करो, क्योंकि सप्लाई चेन डैमेज होता है तो सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा और दिक्कतें जो है वो आएंगी बहुत सारी। फिर इनने यूक्रेन पर भी चर्चा करी,
रशिया यूक्रेन का जो इशू हम लोग को देखने को मिलता है उस पर भी चर्चा हुई और ये भी कहा कि हाँ ठीक है, इस इशू को जो है वो मध्यस्थता के साथ हम खत्म जो है वो किया जाएगा। फिर इसके अलावा रशिया जो है वो 1 जनवरी 2024 को रशिया ने जो है वो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप जो है वो संभाल ली है और 16वीं ब्रिक्स समिट जो है वो अक्टूबर 2024 में होगी, जिसको रशिया जो है वो होस्ट करेगा, ऐसा बताया जा रहा है। आगे की चर्चा करें, इसके अंदर मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री को रखने का मतलब ही यह है कि ब्रिक्स का एक्सेस जो है वो एनर्जी रिजर्व, मतलब ब्रिक्स को जो है वो परेशान नहीं होना पड़ेगा क्रूड ऑयल के लिए। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। प्लस ये जो कंट्रीज है, जो 5 कंट्रीज को शामिल किया, भाई यहाँ पर रेड सी हम लोग को देखने को मिलता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका हम लोग को देखने को मिलता है। अगर आप अपने वर्ल्ड मैप की तरफ देखोगे, तुरंत अभी देखो, अभी के अभी आपने जो दीवार पे अपना बड़ा सा वर्ल्ड मैप लगा के रखा है ना, उस वर्ल्ड मैप के सामने जाके खड़े हो और अभी के अभी रेड सी को देखो और अभी के अभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका को देखो। इथियोपिया वाला क्षेत्र आपको दिखाई देगा अफ्रीका के अंदर, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, अफ्रीका की सींग, राइट। तो उसका क्योंकि शेप ही ऐसा सींग जैसे दिख रहा होगा, देखो गौर से, राइट। तो वो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये, और मैं आपको आपके वर्ल्ड मैप देखने के लिए इसलिए कहता हूँ, रीजन सिंपल था, मैं चाहूँ तो अभी कभी आपको मैप भी दिखा दूं, बट आप अपना अपने घर पर अपनी दीवार पे लगा हुआ वर्ल्ड मैप जब देखोगे ना, तो एग्जाम के समय पर आपको आपके वर्ल्ड का मैप जो है वो एकदम दिखाई देगा और फिर आप करेक्ट आंसर जो है वो मार्क कर पाओगे। तो ये चीजें होती है, इसलिए अपने दीवार पर लगी हुई चीज जो है, मैप जो है वो देखो। और कभी भी देखना कि टॉपर्स वगैरह जो है वो इन्हीं सब चीज, इन्हीं छोटी छोटी ट्रिक्स का उपयोग करते हैं, जो कि आपको भी करनी है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक समझ में आया आपको अच्छे से। गाइज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को शहरीकरण का जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आपको पता है शहरी मतलब धीरे धीरे करके जहां पर भी डेवलपमेंट हो रहा है, जहां पर भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वहां पर शहर जो है वो बन रहा है। और शहर बनने का मतलब हमें देखने को मिल रहा है कि गर्मी, राइट, अनहाइजीनिक स्पेस, महंगाई, बहुत सारी चीजें। शहरी मतलब जब भी अर्बनाइजेशन होता था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है, ट्रैफिक कंजेशन हो गया, राइट। ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिलती हैं। आप भी चाहो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर सोचकर 1-2 पॉइंट्स लिखो कि शहरीकरण में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो देखो लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल रही हैं, है ना। तो अब देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। एक तो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है कि पर्यावरण जो है वो खराब होता जा रहा है, राइट। और व्हीकल, गाड़ियों के कारण, इंडस्ट्रीज के कारण, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के कारण बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन शहरी क्षेत्र में होता है। इंडिया के अंदर बताया जाता है कि टॉप 10 कंट्री में से टॉप 10 सिटीज में से पूरे दुनिया भर की जो कि एयर पॉल्यूशन के लिए जानी जाती है, प्रदूषण के लिए जानी जाती है, वायु प्रदूषण के लिए, तो टॉप 10 सिटी में से 9 सिटीज तो इंडिया के अंदर ही है। आगे की चर्चा करें, अब कहीं बारिश हो जाती है तो आपने देखा है कि अर्बन एरिया, शहरी एरियाज होते हैं वो, क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, निकासी हम लोग को तकनीक जो है वो प्रॉपर नहीं देखने को मिलती है। शहरों के अंदर प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो रही है ड्रेनेज सिस्टम को वॉश आउट करने की, राइट। इसलिए बारिश होती है तो सड़कों में पानी भर जाता है, स्विमिंग पूल बन जाती है सड़कें, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। फ्लड जैसी, बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो आ जाती है। फिर गर्मी की तो पूछो ही मत भाई, शहर के अंदर बहुत गर्मी, बिल्डिंगों के कारण, राइट, पॉपुलेशन के कारण। और हमने जो है वो पेड़ पौधे काट काट कर जो है बिल्डिंग बना दी, पेड़ पौधे काट काट कर घर बना दिए, मल्टीज बना दी, रोड बना दी, राइट। तो उसका भुगतान जो है वो अब किया जा रहा है, अब हो रहा है, राइट। दिल्ली के अंदर बहुत बुरी हीट वेव है। फिर पानी की भी बड़ी दिक्कत, शहरों के अंदर बहुत दिक्कतें होती है पानी की। एक तो ओवर पॉपुलेशन है जिसके कारण से पानी जो है वो उन्होंने पूरा ग्राउंड वाटर का सूख लिया। लोग अपने घर पर बोरिंग लगा देते हैं, बोरिंग करवाने के बाद जो है वो मोटर चालू करके पानी को बहने देते हैं। कई बार ऐसा देखा होगा आपने, लोग वेस्टेज भी बहुत करते हैं शहरी एरियाज में, क्योंकि कदर नहीं है। और कदर तब होगी जब कमी होगी, और अब होना शुरू हो गई है, तब अब समझ में आ रहा है। पर्याप्त घर नहीं है, इसलिए लोग जो है वो कहां पर झुग्गी झोपड़ी में जो है वो रहते हैं। घर है भी तो छोटे छोटे से घर, उनका रेंट देखो आप, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना हाई होता है, राइट। इस कारण से गरीबी होती है। फिर हेल्थ की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिलती है, जैसे प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, उसके कारण से भाई स्वच्छता नहीं होगी तो हेल्थ की प्रॉब्लम तो होगी होगी। फिर ट्रैफिक, बेंगलुरु के अंदर बताया जाता है कि जो जो पीक आर जो होते हैं, रश वाला जो आर्स होते हैं, जैसे कि शाम में 6-7 बजे ऑफिस के छूटने वगैरह का टाइम जो रहता है, और या फिर सुबह का टाइम 10-11 बजे, इसमें गाड़ी की स्पीड होती है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सोचो आप, रेंगती है बस धीरे धीरे गाड़ी। इवन दिल्ली में भी स्थिति जो है वो काफी खराब है इस टाइप की। फिर साइबर सिक्योरिटी का इशू हम लोग को देखने को मिलता है। अर्बन एरियाज में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इसके कारण से अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा साइबर अटैक, देखो रूरल एरियाज में भी हो रहा है, बट अर्बन एरिया में ज्यादा मात्रा में हो रहा है। तो यहाँ पर साइबर थ्रेट, साइबर अटैक का खतरा बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। तो क्या किया जाए जिससे कि ये सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके हम लोग।
तो हमें जो है वो स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट पर काम करना पड़ेगा। अभी ये स्पॉन्ज आपने देखा होगा, स्पॉन्ज पता है ना क्या होता है? स्पॉन्ज मतलब अरे वो पीला कलर का फोम होता है, उसको स्पॉन्ज बोलते हैं, कि जिसको जिसको पानी में रख दो तो वो पूरा पानी जो है वो सोख लेता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमें पूरी सिटीज के अंदर स्पॉन्ज लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि हम ऐसे बेसिकली टेक्निक पर जो है वो काम करें, ऐसी प्लानिंग करें कि सिटी में पानी भरे तो वो उसको एक रास्ता मिल जाए, राइट? पाइपलाइन के थ्रू एक रास्ता मिल जाए, वो या तो भूजल में जो है वो चला जाए, या कहीं पर सरफेस एरिया में जाकर जो है वो कलेक्ट हो जाए, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। यस, तो उसी तरीके के कॉन्सेप्ट पर जो है वो काम करना है, उस तरीके से अर्बन एरियाज को, शहरी एरियाज को जो है वो डिजाइन करना है। फिर आप क्या कर सकते हो, वेस्ट टू एनर्जी, भाई जितना कचरा वगैरह हो रहा है तो उससे, उस कचरे से जो है आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, राइट? वेस्ट टू एनर्जी इनिशिएटिव्स पर काम करो। स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, जैसे वाटर मीटर वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलता है वो लगाओ। लीकेज से बचने के लिए प्रॉपर टेक्निक्स का इस्तेमाल करो, आजकल तो काफी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो आ चुकी है। अर्बन डिजिटल ट्विन, इसका मतलब क्या हुआ, जो आप शहर जो है आपका, उस शहर का एक डिजिटल प्रिंट जो है वो तैयार कर दो, और फिर डिजिटल प्रिंट को देखकर ये पता लगाओ, यानी कि वो प्रिंट होता है ना पूरा डिजिटल प्रिंट, तो आपने पूरे शहर का डिजिटल प्रिंट बना दिया, और उस डिजिटल प्रिंट को आप कैसे चेंज करोगे, पहले उस पे काम करो रेदर देन रियल शहर पे काम करने की जगह। क्योंकि अगर गड़बड़ी हो तो वहीं के वहीं डिजिटली जो है वो समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पर ये गड़बड़ी है, राइट? फिर इसके अलावा स्मार्ट सिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करो, बेहतर चीजें जो है वो तैयार करो, ट्रैफिक कंजेशन को रोकने के लिए फ्लाईओवर्स बनवाओ, राइट? तो वो सब चीजें। फिर साइबर सिक्योरिटी पर इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है बहुत ज्यादा, राइट? इंक्लूसिव गवर्नेंस की आवश्यकता है, समावेशी शासन जो है वो उसकी आवश्यकता है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब लोग जो है वो अवेयर होंगे, जब वो कंप्लेन करेंगे, राइट? एक्टिवली अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, यहाँ पर वोटिंग वाला पॉइंट भी जो है आप डाल सकते हो। तो देखो कितने सारे पॉइंट हम लोग को मिल गए मेंस में लिखने के लिए। यस, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। इसमें बस आप बुलेट पॉइंट्स पे, जैसे मैंने आपको बताया ना, वैसे ही आप बुलेट पॉइंट्स पे लिख देना कि भाई ये सोल्यूशन है अर्बन चैलेंजेस को रिजॉल्व करने का। ये तो पूरा प्रॉपर मेंस का आंसर है एक प्रकार से, बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं है। अब आगे की जो है वो चर्चा करेंगे गाइस। तो इकोलॉजी और डेवलपमेंट, भाई आज की डेट में आपको पता है कि पर्यावरण को भी हमें बचाना है, ये पूरा जो इकोसिस्टम है, परिस्थितिकी तंत्र जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना है, और साथ ही साथ डेवलपमेंट भी करना है। और न्यूज में यह है कि वेस्टर्न घाट जो है, जो कि एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, एक जैव विविधता हॉटस्पॉट हम लोग को देखने को मिलता है, पश्चिमी घाट। यहाँ पर आज की डेट में डेवलपमेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करने दिया जा रहा। अब करने दिए जाने वाली बात नहीं है भाई, डेवलपमेंट जब होगा तो पेड़ पौधे काटे जाते हैं, वो अलाउड नहीं है अब। और इको सेंसिटिव एरिया जो है वो यहाँ पर प्रपोज किए गए इस क्षेत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी कि इको सेंसिटिव एरियाज होते क्या है, पहले तो ये समझो आप। और इस पूरे टॉपिक में जो प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कमिटी से रिलेटेड पूछा जा सकता है, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। दो कमेटी के नाम जो है वो आपको ध्यान में रखना है। एक है माधव गाडगिल कमेटी, जो कि 2011 में बनाई गई थी, और एक है कस्तूरी रंजन कमेटी, जो कि 2013 में बनाई गई थी। अब मैं आपको ये कमेटी के बारे में बताता हूँ। ये जो माधव गाडगिल कमेटी थी, इसने ये बोला था कि भाई एक काम करो, वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसका 64% एरिया इको सेंसिटिव एरियाज में डाल दो। क्या 64% एरिया किस में डाल दो? इको सेंसिटिव एरियाज में। फिर कस्तूरी रंजन कमेटी बनती है, बाद में 2016 में बनी थी ना कस्तूरी रंजन कमेटी, नहीं 2013। कस्तूरी रंजन कमेटी जो है उसने रिकमेंडेशन जो है वो दिया। क्या रिकमेंडेशन दिया? उसने बोला कि नहीं भाई 64% तो बहुत ज्यादा है, आप 37% कर दो इको सेंसिटिव एरिया। अच्छा, अब ये इको सेंसिटिव एरिया और प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या डिफरेंस है, ये भी समझ लो आप। तो जो इको सेंसिटिव एरियाज होते हैं वो बफर जोन का काम करते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब आप वहां पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब आप वहां पर ना रिजॉर्ट बनवा सकते हो ना कुछ कर सकते हो। बट जब अपन जंगल सफारी के लिए जाते हैं, राइट, कई बार हम लोग जाते हैं ना कि भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर अंदर रिजॉर्ट्स वगैरह रहते हैं, तो वो रिजॉर्ट जो होते हैं जहां पर अपन लोग रुकते हैं, वो जो क्षेत्र होता है वो इको सेंसिटिव एरिया में होता है, कि हाँ भाई आप यहाँ पर डेवलपमेंट भी कर लो, राइट, बट एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए रिस्ट्रिक्शन में आप डेवलपमेंट कर सकते हो। बट प्रोटेक्टेड एरिया में तो बिल्कुल भी डेवलपमेंट अलाउड नहीं है। प्रोटेक्टेड एरिया को पूरी तरह से संरक्षित किया जाता है, और इको सेंसिटिव एरिया को संरक्षित जो है वो किया जाता है निगरानी में। बस ये दो ही डिफरेंस है जो आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार की 2013 में एक कमेटी थी डॉक्टर कस्तूरी रंजन की, तो उन्होंने कम कर दिया था इको सेंसिटिव एरियाज को, बोला था कि भाई इतना ज्यादा इको सेंसिटिव एरियाज मत बनाओ, राइट। तो इन्होंने 37% जो है वो इको सेंसिटिव एरिया कर दिया। और आज की डेट में प्रॉब्लम यही है, कंजर्वेशन वर्सेस डेवलपमेंट, की भाई अब डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं पेड़ वगैरह को काटना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उस जगह की मिट्टी को जो है वो नुकसान पहुंचेगा। तो इसको बैलेंस लेते हुए जो है वो चलना है। बैलेंस लेते हुए चलने के लिए क्या अप्रोच जो है वो अपनानी पड़ेगी? तो टेक्नोलॉजी अपनाओ। लोकल एरिया में वहां पर जो लोग रहते हैं उनकी आजीविका
को खतरा हो जाता है कई बार। भाई उनके लिए तो डेवलपमेंट करना जरूरी है, अब उनके लिए डेवलपमेंट जो है वो नहीं होगा तो उनकी आजीविका पर भी खतरा पड़ेगा, उनकी स्वास्थ्य पर भी और बहुत सारी चीजों पर, है ना। फिर पॉलिसी कंसिस्टेंसी, नीतिगत स्थिरता, अलग अलग पॉलिसी हम लोग को स्टेट्स के अंदर देखने को मिलती है जिसके कारण से इन्फोर्समेंट चैलेंजेस हम लोग को जो है वो नजर आते हैं। यानी कि कई बार राज्य सरकार जो है वो कोई पॉलिसी बनाती है बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, लागू नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारे स्टे जो है वो लग जाते हैं कि नहीं भाई इस क्षेत्र को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर अवेयरनेस क्रिएट करो, पार्टिसिपेशन लोगों के, और दूसरे जो भी एनवायरमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं जैसे एनवायरमेंट के एनजीओ, ये सब लोग पार्टिसिपेट करें और डिसीजन पर लाएं कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसलिए एक बैलेंस अप्रोच बनाने की आवश्यकता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना, साइंटिफिक इंपैक्ट असेसमेंट। क्या होता है भाई ये साइंटिफिक इंपैक्ट असेसमेंट? साइंटिफिक इंपैक्ट असेसमेंट बहुत सिंपल सी चीज होती है। इसमें किसी भी क्षेत्र जो है उसको कितना लॉस होगा उसको साइंटिफिक तरीके से उसका आकलन किया जाता है। क्या? एक क्षेत्र में कितना लॉस होगा उसका साइंटिफिक तरीके से आकलन करने को हम बोलते हैं साइंटिफिक इंपैक्ट असेसमेंट। बात क्लियर हुई? तो ये चीज लिख लेना। फिर और भी काफी सारे लोगों को इन्वॉल्व करो, गवर्नमेंट बॉडीज को इन्वॉल्व करो, एनवायरमेंटल ग्रुप को इन्वॉल्व करो, वहां पे रहने वाली कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो, एनजीओ को इन्वॉल्व करो, लोगों के लिए दूसरा आजीविका ऑप्शन जो है वो ढूंढो, राइट। मॉनिटरिंग करो प्रॉपर तरीके से, राइट, कि चूकनी नहीं चाहिए कोई चीज। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। यस, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक हम पहले भी जो है वो कवर अप कर चुके हैं, 3-4 दिन पहले भी हमने ये टॉपिक को कवर अप किया था कि कोविड-19 के समय पर पूरे दुनिया भर को क्लियर हो गया कि भाई स्थिति जो है वो काफी खराब है, ड्रग्स के काफी शॉर्टेज, दवाइयों के काफी शॉर्टेज है। और इसी के लिए हम लोग को देखने को मिला कि बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस जो है वो अलायंस इंसेप्शन जो है वो तैयार किया गया, BAI, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस इंसेप्शन। किसने तैयार किया? साउथ कोरिया, यूएसए, फिर इंडिया, जापान और यूरोपियन यूनियन भी इसके साथ जुड़ गए। तो ये 5 कंट्री का अलायंस है, ध्यान में रखना ये 5 कंट्री के नाम, क्योंकि ये पहले भी मैंने आपको बोला था कि आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। और ये 2024 में सैन डिएगो में जो है वो लॉन्च किया गया था बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन में। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई किसी भी तरीके से दवाइयों की कमी जो है वो पूरे दुनिया भर में नहीं होनी चाहिए। क्या? मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, सप्लाई पर फोकस करो, राइट, ज्यादा से ज्यादा। तो इस चीज पर जो है वो ये पूरा डिस्कशन हम लोग को जो है वो देखने को मिला था। तो ये टॉपिक पहले भी बहुत डिटेल में हमने जो है वो कवर अप किया हुआ था, तो दोबारा से अपन इस टॉपिक को जो है वो कवर अप नहीं करेंगे। 3-4 दिन पहले ही हमने इस टॉपिक को जो है वो कवर अप किया है। नेक्स्ट, अब देखो, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अभी ये देखने को मिल रहा है कि आज की डेट में आपको पता है ना कि नितिन गडकरी साहब ने जो है वो एक स्टेटमेंट दिया था कि आप जो है वो अपनी गाड़ी से जाओगे और ऑटोमेटिकली सैटेलाइट की मदद से आपका पैसा जो है वो कट जाएगा, आप निकल जाओगे। यानी कि आपको टोल में जो है वो रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि इतना फास्ट सिस्टम जो है वो तैयार करने की बात की जा रही है, इस पर काम चल रहा है कि सैटेलाइट की मदद से ही डायरेक्ट, क्योंकि देखो आज की डेट में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हमारी बन चुकी है और मैंडेटरी हो गई लगवाना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, पता है ना आपको। अब इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब गाड़ी जो है वो निकलेगी, यानी कि अगर हाईवे अगर क्रॉस कर रही है और जहां जहां पर टोल है वहां से अगर क्रॉस होगी तो ऑटोमेटिकली पैसा जो है वो बैंक अकाउंट से कटेगा, या जो भी रिचार्ज वगैरह का प्लेटफॉर्म ये बनाएंगे तो उससे पैसा कटेगा। मेरे हिसाब से तो रिचार्ज वाले बनाने की जगह डायरेक्ट बैंक अकाउंट से लिंक कर दो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो कई बार रिचार्ज के चक्कर में रिचार्ज हो नहीं पाता है फास्टैग के अंदर, और उसके कारण जो है वो कई बार बहुत लंबा ट्रैफिक जाम हो जाता है। मैंने कई बार देखा हुआ ऐसा कि जो लोग जो है वो जैसे स्पेशली कमर्शियल व्हीकल की तो बात नहीं कर रहा, कमर्शियल व्हीकल वाले प्रॉपर रिचार्ज करके जो है वो रखते हैं। ये पर्सनल व्हीकल वाले, ये इनमें अक्सर प्रॉब्लम होती है कि इनको ध्यान में नहीं रहता कि इन्हें रिचार्ज किया है कि नहीं किया। अब टोल के सामने खड़े हुए तो उसमें दिखाता है नो बैलेंस और वो फाटक खुलता नहीं है, फिर पूरी गाड़ियां रिवर्स करवा के हटवानी पड़ती है, तो बड़ा टाइम जो है वो वेस्ट होता है। तो ऐसी चीजें ना हो, इसलिए अब गडकरी साहब जो है वो काम कर रहे हैं कि भैया गाड़ी निकलेगी और ऑटोमेटिकली जो है वो टोल जो है वो मतलब उनका जो पैसा जो है वो कट जाएगा, टोल से गाड़ी निकलेगी और ऑटोमेटिकली टोल टैक्स जो है वो कट जाएगा। तो उसके लिए इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि पूरे इंडिया के क्षेत्र में, मतलब ये मान के चलो कि ये जो है ना, ये इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ये हमारे नेविक का भी पार्ट है, राइट, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो जैसे यूएसए का जीपीएस है ना, वैसे ही हमारा नाविक है, तो नाविक भी इन्हीं सैटेलाइट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, राइट। और है अभी काम ऑपरेट करना शुरू कर दिया ऑफिशियल लेवल में नाविक ने। जैसे हमारे ब्यूरोक्रेट जो है, आर्मी जो है, उनके लिए अभी पायलट बेसिस पर चालू है नाविक की सर्विसेज, और आम जनता के लिए जल्दी चालू जो है वो हो जाएगी। तो ये जो है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो ये हमारी सैटेलाइट्स है, राइट। और नेविगेशन सैटेलाइट जैसे जीपीएस सैटेलाइट के ऊपर काम करता है, वैसे ही ये नेविगेशन सैटेलाइट इंडिया की है।
तो ये सैटेलाइट जो है वो क्या करेंगी, इन्हीं सैटेलाइट की मदद से जो है वो कोई भी गाड़ी जब पास होगी टोल से तो ऑटोमेटिकली उस गाड़ी को जो है वो करके कैप्चर करके पैसा जो है वो काट लिया जाएगा, राइट। ऑटोमेटिकली पैसा जो है वो टोल से कट जाएगा। अब इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इस सिस्टम का उपयोग जो है वो रहेगा ही रहेगा, बट साथ ही साथ फास्टैग को बंद नहीं किया जाएगा। फास्टैग भी ऑल्टरनेटिवली चलेगा। हो सकता है कि इन फ्यूचर फेज वाइज फास्टैग को जो है वो हटा दिया जाए, बट अभी कोई प्लान नहीं है फास्टैग को बंद करने का। फिर इसके अलावा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि यही जियो रेफर्ड मैप और टोल चार्जिंग सॉफ्टवेयर, तो इन सब चीजों पर अब काम जो है वो चल रहा है, राइट। तो ये है टॉपिक पूरा ओवरऑल। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखो, आपसे क्वेश्चन प्रीलिम से पूछ सकते हैं कि ये सतनामी कम्युनिटी कहाँ की है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सतनामी कम्युनिटी छत्तीसगढ़ की है और ये एक शेड्यूल्ड कास्ट है, ना कि शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, छत्तीसगढ़ की। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, ये भी ध्यान में रखना, ये भी प्रीलिम्स में आ सकता है, राइट। तो गुरु घासीदास के सम्मान में है वो इस पार्क का नाम रखा गया था, जो कि फाउंडर थे सतनामी कम्युनिटी के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस क्वेश्चन के आने की संभावना 90% है कि 90% ये क्वेश्चन आ सकता है। और सतनामी कम्युनिटी जो है, अब उनकी आवाज जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाई जा रही है। गवर्नमेंट में उनका कोई रोल है नहीं एज सच, तो वो अपनी आवाज जो है पहुंचा रहे हैं गवर्नमेंट के प्रति रिप्रेजेंटेशन के लिए, राइट, उनका पॉलिटिकल होल्ड के लिए। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर न्यूज में जो है वो देखने को मिली थी, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन है जिसको आपको जो है वो करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इंडिया की अप्रोच जो है वो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट को मैनेज करने के लिए कैसी है, यानी कि जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज के विवाद होते हैं तो उसको इंडिया जो है वो किस तरीके से डील करती है, राइट। तो इस पर लिखिएगा आप 250 वर्ड्स पर ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखिएगा। जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही था। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।